हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 की सोशियोलॉजी की बुक 2 का चैप्टर 4 इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी कैसे एक सब्जेक्ट बना, वो क्या कंडीशंस थी कि सोसाइटी को समझने के लिए लोगों को एक नया सब्जेक्ट बनाना पड़ा, और वो कौन लोग थे जिन्होंने ये काम किया। कई बार हम बोलते हैं कि सोशियोलॉजी रेवोल्यूशन की देन है। अगर आपको याद हो तो हमने बुक 1 में पढ़ा था कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो गई और सोशियोलॉजी का जन्म हुआ। इस चैप्टर में हम 3 ऐसी प्रोसेसेस देखेंगे जिसकी वजह से सोशियोलॉजी निकल के आया। पहला था एज ऑफ एनलाइटनमेंट, दूसरा द फ्रेंच रेवोल्यूशन और तीसरा द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इन तीनों को हम अभी डिटेल में देखेंगे। इन तीनों प्रोसेसेस की वजह से ही एक नया सब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। तो पहले बात करते हैं एज ऑफ एनलाइटनमेंट की। अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब है लॉजिकली सोचना। इस एज ऑफ एनलाइटनमेंट से पहले जो चर्च ने बोल दिया उसे मान लिया जाता था फाइनल। जैसे चर्च ने बोला कि अर्थ फ्लैट है तो मान लिया कि अर्थ फ्लैट है। तो जब रेनेसांस आया यानी एज ऑफ एनलाइटनमेंट, तो यहाँ लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए, लॉजिक मांगना शुरू किया। इसी एज ऑफ एनलाइटनमेंट की वजह से इंसानों ने अपने माइंड को ब्रॉड किया और साइंटिफिक डिस्कवरीज में प्रोग्रेस किया। नेक्स्ट है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से कुछ नोबल प्रिंसिपल्स निकल के आए, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ह्यूमन राइट्स। जो सदियों से बॉन्डेड लेबर का सिस्टम चलता आ रहा था वो इस रेवोल्यूशन के बाद बंद हो गया। गरीबों से जो टैक्सेस लिए जाते थे उन पर रोक लगाई गई, लोगों के पास अपनी राइट्स आ गए एंड सोसाइटी एक नई डायरेक्शन में जाने लगी। लोगों की प्राइवेट लाइफ में चर्च ने दखल देना बंद कर दिया, रिलीजन और फैमिली प्राइवेट अफेयर बन गया और एजुकेशन पब्लिक यानी गवर्नमेंट अफेयर बन गया। एक देश का कॉन्सेप्ट निकल के आया यहाँ से, जिससे लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा हुई। तो इसीलिए ये भी एक रीज़न है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट बनने का। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से सोशियोलॉजी का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारी सोसाइटी में कुछ चेंजेस लेके आया, और ये चेंजेस इतने बड़े थे कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि सोसाइटी में हो क्या रहा है। अब देखते हैं कि वो चेंजेस थे क्या। सबसे पहले तो लोगों के काम करने का तरीका बदल गया था। जो काम पहले वो अपने घरों से करते थे छोटे पैमानों पे, वो अब बड़े लेवल पे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में होने लगा। दूसरा, लोग गांव से शहरों में आने लगे और शहरों की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि मजदूरों को झुग्गियों में रहना पड़ा। तीसरा, अब क्योंकि लोग झुग्गियों में रह रहे थे जहाँ ज़्यादा साफ सफाई नहीं होती, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं होती, तो ऐसे में नई नई बीमारियाँ सामने आने लगी और लोग भुखमरी से भी मरने लगे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को और चेंजेस को समझने के लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का निर्माण हुआ। तो अब बात करते हैं जर्मन सोशियोलॉजिस्ट कार्ल मार्क्स की। मार्क्स के लिखे गए सब कामों में ये 4 सबसे पॉपुलर हैं, और इनमें भी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है दस कैपिटल 1867 का। मार्क्स का मानना था कि ह्यूमन सोसाइटी अलग अलग स्टेजेस से गुजर रही है। जैसे सबसे पहले कम्युनिज्म, फिर स्लेवरी यानी गुलामी, फिर फ्यूडलिज्म और अब कैपिटलिज्म। पर उनका मानना था कि ये सीरीज कैपिटलिज्म पे ही ख़त्म नहीं होगी, इसके बाद आएगा सोशलिज्म, जो वो खुद भी चाहते थे। अगर आपको कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म या सोशलिज्म जैसे वर्ड्स का मतलब नहीं पता तो डोंट वरी, हम इन्हें आगे कवर करेंगे। मार्क्स कहते थे कि कैपिटलिज्म में इंसान एक दूसरे से बहुत अलग हो रखा है। इंसान का उस प्रोडक्ट पे कुछ हक ही नहीं है जो वो खुद बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक लेबर है। वो चाह के भी उस प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। पर वो जानते थे कि कैपिटलिज्म ज़रूरी है ह्यूमन सोसाइटी के लिए, क्योंकि उसी के बाद सोशलिज्म आएगा। तो अभी कैपिटलिज्म होता क्या है? तो कैपिटलिज्म एक ऐसी स्टेट है जहां एक देश का मेजर बिजनेस, ट्रेड या व्यापार प्राइवेट कंपनीज और लैंडलॉर्ड्स कंट्रोल करते हैं, और वो सिर्फ अपने प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं। और सोशलिज्म में सब लोगों का बराबर अधिकार होता है। मार्क्स के हिसाब से इकोनॉमी वही चलाता है जो चीज़ें प्रोड्यूस करता है। इसीलिए वो चाहते थे कि वर्किंग क्लास यानी लेबर्स और वर्कर्स का कंट्रोल होना चाहिए मोड्स ऑफ प्रोडक्शन पे। और उनका मानना था कि फ्यूचर में क्लास स्ट्रगल यानी विद्रोह और संघर्ष से ये चीज़ पॉसिबल है। अब आते हैं क्लास स्ट्रगल पे। तो क्लास का मतलब है लोगों को काम के हिसाब से डिवाइड करना, यानी सेम क्लास के लोग एक जैसे तरीके का काम करेंगे।
सेम इंटरेस्ट होंगे। कई बार जब दो क्लासेस के इंटरेस्ट क्लैश होते हैं तो अक्सर उन क्लासेस के बीच लड़ाई होती है, जिसे क्लास स्ट्रगल बोला जाता है। और इन्हीं क्लास स्ट्रगल की वजह से सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री देखें तो हमें हर थोड़े टाइम में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा, पर कॉन्फ्लिक्ट होने के लिए लोगों को उनकी क्लास के इंटरेस्ट का पता होना ज़रूरी है, जिसे क्लास कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। और जब रूलिंग क्लास या डोमिनेंट क्लास को लोग हटा देते हैं, उसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। ये थे व्यूज कार्ल मार्क्स के। अब बात करते हैं एमाइल डर्कहाइम की। ये एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे और इनके मेजर वर्क्स में डिवीजन ऑफ लेबर और थ्योरी ऑफ सुसाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। एमाइल डर्कहाइम ने सोशियोलॉजी को एज अ फॉर्मल सब्जेक्ट बनाने की पहल करी थी और 1913 में ये सोशियोलॉजी के पहले प्रोफेसर बने थे पेरिस में। डर्कहाइम के मुताबिक सोसाइटी इंडिविजुअल्स पे प्रेशर डालती है रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जो काम एक 10-15 हज़ार का मोबाइल कर सकता है, वही काम 1 लाख या 1.5 लाख का एप्पल का मोबाइल भी करता है। पर जब बच्चों को ऑप्शन मिलता है तो वो एप्पल के मोबाइल पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने एक इमेज बना रखी है कि आईफोन वाले कूल होते हैं। अब बात करते हैं डर्कहाइम के विजन की। तो जब डर्कहाइम ने सोशियोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट इमेजिन किया तो उसमें उन्होंने सोशियोलॉजी के 2 डिस्टिंक्ट फीचर्स देखे। पहला कि सोशियोलॉजी में हम पढ़ेंगे क्या। तो सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं, जो बाकी सब्जेक्ट से डिफरेंट था। दूसरा कि सोशियोलॉजी को हम साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि सोशियोलॉजी में जो टॉपिक्स हैं वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट हैं और लोगों का ओपिनियन वेरी करता है। इसीलिए अगर साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे तो फैक्ट्स के बेसिस पे ही स्टडी होगी। इसको उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ सोसाइटी से प्रूव किया। सोसाइटी को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें लोगों के बीच एक पैटर्न दिखता है कि लोग इन जनरल कैसे बिहेव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर इस पे क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है काम का बंटवारा, यानी लोगों के बीच काम डिवाइड करना। इसमें इन्होंने सोसाइटी को क्लासिफाई किया कि पहले की सोसाइटी के बीच मैकेनिकल सॉलिडारिटी थी और आज की सोसाइटी के बीच ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है। मैकेनिकल सॉलिडारिटी का मतलब है ऐसे लोगों का इंट्रैक्शन जिनके कुछ कॉमन वैल्यूज़ और बिलीव्स हैं, जो एक जैसे कामों में इन्वॉल्व हैं। और लोगों के बीच जो काम डिवाइडेड होता है वो अपनी मर्जी से होता है। ये लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करते हैं और इसीलिए कोऑपरेट भी करते हैं। यहाँ अलग अलग ग्रुप्स सेल्फ सफिशिएंट हैं, आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि ये एक जैसे काम में इन्वॉल्व हैं, कॉमन एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, इसीलिए ये अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। ऐसी सोसाइटीज़ में लोग अपनी वैल्यूज़ और नॉर्म्स को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं और अगर कोई इन्हें वॉयलेट करता है तो उसे पनिशमेंट भी मिलती है। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी अक्सर मॉडर्न सोसाइटी में देखने को मिलता है। यहाँ लोग अलग अलग कामों में इन्वॉल्व होते हैं और डिवीजन ऑफ लेबर ज़्यादा होता है, इसीलिए लोग दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं चीज़ों के लिए। यहाँ जो लोगों के बीच इंटरेक्शन हो रहा है वो उनकी नीड्स की वजह से हो रहा है। मैकेनिकल सॉलिडारिटी में जहाँ पूरे ग्रुप पे ध्यान दिया जा रहा था, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में इंडिविजुअल पे फोकस होता है। अब आते हैं मैक्स वेबर पे। ये भी एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। ये सारे इनकी इंपॉर्टेंट वर्क हैं और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और एसे ऑन सोशियोलॉजी। वेबर के हिसाब से सोशियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट सोशल एक्शन है। सोशल एक्शन का मतलब है कि हम किस सिचुएशन में क्या एक्शन करते हैं और वो एक्शन से हम क्या अचीव करना चाहते हैं। अब जैसे डेली लाइफ में हम जो भी एक्शन करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मैक्स वेबर एंड इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी। अब मैक्स वेबर ने जिस टर्म पे फोकस करा वो अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जैसे हमने अभी देखा कि सोशल एक्शन में वो हर चीज़ आती है जो हम करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ अ सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, यानी चीज़ों को सिंपैथी के साथ नहीं बल्कि एम्पैथी के साथ समझो। सिंपैथी का मतलब दूसरों के लिए फील करना, जैसे किसी और के लिए दुख होना, खुश होना। और एम्पैथी होता है उसकी सिचुएशन को फील करना, उसके नज़रिए से चीज़ों को देखना। क्योंकि सोशियोलॉजी काफ़ी सब्जेक्टिव है, यहाँ हर इंसान के अपने व्यूज़ होते हैं, इसीलिए दूसरे के नज़रिए को समझना काफ़ी ज़रूरी है। और एक सोशियोलॉजिस्ट हमेशा सारे फैक्ट्स रिकॉर्ड करता है, चाहे वो उसे पसंद हो या ना हो। सोशियोलॉजिस्ट का काम है डिस्क्राइब करना,
ना कि जज करना। इस क्वालिटी को वेबर ने वैल्यू न्यूट्रलिटी कहा कि सोशियोलॉजिस्ट को बिल्कुल इम्पार्शियल होके, वैल्यू न्यूट्रल होके चीज़ें रिकॉर्ड करनी होती हैं। वेबर ने एक तरीका और बताया था और वो था द आइडियल टाइप। आइडियल टाइप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स पे ध्यान दिया जाता है ताकि एक ब्रॉड आउटलुक मिल सके। इसका यूज़ वेबर ने रिलीजन और सोसाइटी के रिलेशनशिप को समझने के लिए भी किया था। इसी तरीके से वेबर ने ये प्रूव किया था कि क्रिश्चियंस में जो प्रोटेस्टेंट्स दल है उन्होंने रिलीजन की मदद से कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया। ऐसे ही उन्होंने ये 3 टाइप की अथॉरिटीज़ भी बताई। पहली, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जैसे राजा या पेरेंट्स। ट्रेडिशनल मतलब जो चीज़ें चलती आ रही हैं, यानी हमें उनकी बात माननी ही है, ठीक। दूसरा है करिज्मेटिक, जिनकी बात आप उनकी पर्सनालिटी की वजह से मानते हो, जैसे गांधी जी, जिन्होंने अपनी एक इमेज मेंटेन कर रखी है और लोग आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनकी बात मानते हैं। और तीसरा रैशनल लीगल, जैसे पुलिस, आर्मी या गवर्नमेंट, जिनकी बात मानना ज़रूरी है, ठीक। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आम पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच के गैप को फिल करते हैं। आईएएस ऑफिसर्स भी इसी ब्यूरोक्रेसी का पार्ट होते हैं। ब्यूरोक्रेसी ये ध्यान रखती है कि कोई ऑफिसर्स अपनी पावर का गलत फ़ायदा ना उठाए। अब ब्यूरोक्रेसी के कुछ खास काम देखते हैं। पहला है फंक्शनिंग ऑफ ऑफिशियल्स। तो हर ऑफिसर के काम करने की एक लिमिट होती है, एक दायरा होता है जिसके अंदर रह के ही वो काम कर सकता है। हर ऑफिसर की कुछ ड्यूटीज़ हैं जो उसे करनी ही हैं, और अगर वो उन्हें करने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। दूसरा है हायरार्किकल ऑर्डरिंग ऑफ पोजीशंस, मतलब सीनियर ऑफिशियल्स ऊपर। इसमें अगर लोअर लेवल पे बात नहीं सुनी जाती तो हायर लेवल पे जाने वाला ऑप्शन होता है। तीसरा, हर चीज़ रिटन में डॉक्यूमेंट होती है ताकि रिकॉर्ड में रहे हर बात। चौथा, ऑफिस मैनेजमेंट। और पांचवा, कंडक्ट इन ऑफिस, यानी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एक ऑफिशियल को फॉलो करने पड़ते हैं ऑफिस का डेकोरम मेंटेन करने के लिए। तो ये था हमारा 4th चैप्टर, इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट। और ये हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन्हें सॉल्व करें। और अगर किसी क्वेश्चन या टॉपिक में डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।